हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो हमने आपको कल अपने जो पिछले वीडियो में कुछ विटामिन्स के बारे में बता दिए थे, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी से जो भी रोग होते हैं उनके बारे में, एंड और भी जो भी इसके अंतर्गत आएगा उसके बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होता क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन की कमी होता है ना, उससे क्या होगा ना, ऊर्जा अल्प पोषण या कुपोषण होता है, ठीक है। क्या होगा, ऊर्जा अल्प पोषण या कुपोषण होता है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, जिन लोगों में प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, जिन लोगों में, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में क्या होता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में प्रोटीन युक्त भोजन की कमी, इससे होता क्या है ना कि तो इन लोगों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, क्वाशियोकोर कहते हैं। मतलब कि जिसमें क्या होता है ना कि जिन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है और उस प्रोटीन की कमी से जो होता है रोग, उसको क्या बोलते हैं, क्वाशियोकोर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या होगा ना, एडिमा क्या होता है, तरल पदार्थ के प्रति धारण के कारण फूला हुआ दिखना, ठीक है। और उसमें क्या होगा, वजन बढ़ाने में क्या होता है, असमर्थता और पेट का फूलना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मरासमस की, ठीक है। मरासमस की बात करते हैं, यदि ऊर्जा और प्रोटीन दोनों का अपर्याप्त सेवन होगा, मतलब कि क्या होता है ना कि ऊर्जा और प्रोटीन इन दोनों के अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेवन होता है, ठीक है, तो यह क्या होता है, मरासमस के रूप में प्रकट होता है। जिससे क्या है, इसमें होगा क्या, जीर्ण, दस्त, वजन घटना, निर्जलीकरण और पेट का सिकुड़ना, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्या है कि इससे क्या बोलते हैं, लक्षण के बारे में तो हमने बता दिया, ठीक है। अब भोजन की क्या होता है, जैसे भोजन की जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, तो भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो हम उपाय कर सकते हैं उसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो भोजन होता है ना, उसे उच्च ताप पर नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, भोजन को उच्च ताप पर नहीं पकाना चाहिए और ढककर पकाना चाहिए, भोजन को ढककर पकाना चाहिए, ठीक, ढककर पकाना चाहिए। और क्या होगा कि आटे में से चोकर नहीं निकालना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि सब लोग क्या होता है ना, चोकर को निकाल कर ही रोटी वगैरह बनाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक। अब क्या होता है, दाल चावल को अधिक देर तक नहीं धोना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि चावल को कभी भी हाथों के बीच, जैसे होता है ना कि हाथों से रगड़ दो, तो वो चीज़ें कभी, दाल या चावल को ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको नॉर्मल पानी उसमें डाल के हल्का फुल्का, उसके बाद पानी क्या होता है, ऐसे नॉर्मल निकालना चाहिए, दाल और चावल को रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं धोना चाहिए, वही हमने बताया, ठीक है। अब बात करते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण, मतलब कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये जान लीजिए, भोजन जो होता है, मतलब भोज्य पदार्थों को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनका जो होता है संरक्षण जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी होता है भाई, उसके बारे में देख लीजिए। तो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के फफूद जो होते हैं ना, कई प्रकार के फफूद और क्या होते हैं, जीवाणु और ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव इसे नष्ट कर सकते हैं। अब क्या है, हमने बताया ना आपको कि क्योंकि विभिन्न प्रकार, जैसे कई प्रकार के फफूद और जीवाणु जो होते हैं, इसे सूक्ष्म जीव इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसे, तो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को, ठीक है। अब बात करते हैं बारिश के दिनों में क्या होगा, बारिश के दिनों में जो ना क्या होता है, बारिश के दिनों में नमी के कारण फफूद को हम क्या बोलते हैं भाई, तो फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बारिश के दिनों में नमी के कारण, फफूद के कारण रोटी पे देखा होगा क्या होता है, रोटी, डबल रोटी, कपड़े और चमड़े के सामान जैसे बेल्ट, जूते इत्यादि पर क्या होता है ना, सफ़ेद जाली जैसे संरचना फफूद होती है, ठीक है। क्या होती है, तो सफ़ेद जाली जैसी फफूद होती है, संरचना जैसी फफूद होती है, जिससे क्या होगा ना, जिससे संक्रमित सामान नष्ट हो जाते हैं। संक्रमित सामान जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जिस पे ये फफूद लगे रहते हैं तो वो सामान क्या हो जाएगा, संक्रमण हो जाता है, संक्रमित हो जाता है इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। अब भोज्य पदार्थों के संरक्षण के निम्न विधि भी होते हैं, मतलब कौन कौन सी विधियाँ, ये देख लीजिए। निर्जलीकरण, जिसे सुखाना या ड्राई भी बोलते हैं, प्रशीतन, जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड होता है उबालना, जिसको बॉइलिंग बोलते हैं, और रासायनिक पदार्थों का उपयोग, एंड पाश्चुरीकरण, ठीक है, पेस्चुराइजेशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें मतलब किसको क्या बोलते हैं, इसको डिफिनीशन देख लीजिए। निर्जलीकरण को क्या बोलते हैं, देखिए, अनाज, दालें, पापड़, बरी, आलू की चिप्स,
सिवैया जो है ना, या आंवला, गोभी वगैरह, चने की भाजी इत्यादि जो क्या होता है, इनको सुखाकर यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, सुखाना, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, प्रशीतन। प्रशीतन को हमने बता दिया कि इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी जैसे भोज्य पदार्थ है, इसका संरक्षण के लिए क्या होगा ना कि जैसे भोज्य पदार्थ है वो खराब ना हो, उसे क्या करते हैं ना, ठंडे स्थान यानी फ्रीजिंग बोले तो फ्रिज का नाम सुना ही होगा आपने। तो जैसे क्या होता है ना कि इसमें हम सामान क्यों रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक चले, वो खराब ना हो, ठीक है, तो इसीलिए उसको रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है, गूथा हुआ आटा जो होता है, या फिर हरी सब्जी, फल इत्यादि इसे क्या करते हैं, ये सब जैसे गुथा हुआ आटा अगर हम शाम का है और उसे फ्रिज में रख देते हैं तो अगले दिन तक वो ख़राब नहीं होता है, और सब्जियां भी उसी प्रकार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, जो हमने बताया। अब बात करते हैं उबालने के बारे में। क्या होता है ना कि जैसे कुछ तरल पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि दूध वगैरह, दूध और पानी को उबालकर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। जैसे कि दूध को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उबाल कर ही यूज करते हैं, और पानी को भी, ठीक है। उससे होता क्या है, उसमें जो उपस्थित हानिकारक जीवाणु होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं उबालने से, ठीक। अब बात करते हैं रासायनिक पदार्थों का उपयोग। जैसे क्या होता है, रासायनिक पदार्थों के उपयोग को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे क्या होता है ना, कुछ रासायनिक पदार्थ जो ऐसे होते हैं ना, जो क्या करते हैं, उसके उपयोग से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, किसके प्रयोग से, तो रासायनिक पदार्थों के, ठीक है। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सोडियम मेटासल्फाइड होता है, ठीक है, या फिर सोडियम बेंजोएट, या फिर सिरका, ये सब क्या होता है, इसके उपयोग से क्या होगा, इसके प्रयोग से क्या होता है ना कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। आप पाश्चुरीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, दूध को, पाश्चुरीकरण में सबसे पहले दूध को क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा किया जाता है। किसको, तो दूध को, जिसमें दूध में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है। हमने ऊपर उबालने में बताया था ना कि क्या होता है, दूध वगैरह या फिर पानी है, इसको उबाल कर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है, जिससे दूध में क्या होता है, उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। फिर इन्हें पॉलीथीन या डिब्बे में बंद कर बेचा जाता है, किसको, तो दूध को, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, तो मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, तो पहले तो ये जान लीजिए कि मानव शरीर का निर्माण किससे होता है, ठीक है। मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो कई अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है, मानव शरीर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब कौन कौन से वो अंग हैं, ठीक है, मतलब अंग तंत्र जो है कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका ये आ जाएगा क्या, पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र हमने बता दिया, फिर परिसंचरण तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, फिर अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र से मिलकर क्या बना होता है, तो मानव शरीर, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। पाचन तंत्र क्या है भाई, तो जो क्या होता है ना कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया कौन करता है, ठीक है, किसके जरिए होता है, तो पाचन एवं अवशोषण के जरिए संपन्न होता है, ठीक है। और जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित कौन करता है, तो वो करता है आपका पाचन, ठीक है। और इसी मतलब क्या होता है कि जटिल पोषक पदार्थों के अवशोषण योग्य सरल रूप से परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और जो हमारा पाचन होता है ना, पाचन तंत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है, ठीक है। यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है क्या, पाचन, ठीक। अब पाचन तंत्र के अंगों के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहले तो आहार नाल हो जाएगा और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल को आप क्या बोलते हैं, तो आहार नाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और पाचन ग्रंथियाँ को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र के दोनों भाग हो गए। अब इनको जो मतलब डिवाइड करा गया है, इनके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। अब देखिए, आहार नाल जो पहले तो ये जान लीजिए कि आहार नाल कितने फीट की होती है, तो 33 फीट की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, मुख्य गुहिका जिसको हम माउथ कैविटी बोलते हैं, ग्रास नली जिसको हम ओइसोफेगस, जो कि ग्रास नली का ये याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और अमाशय जो होता है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन ग्रंथि में क्या होता है, तो इसमें लार ग्रंथियाँ आ जाएगी, यकृत आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा, ठीक है।
और फिर क्या है देखिए, और ये तो हमने तीनों इसके बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, छोटी आंत जो होती है 6 से 7 सेंटीमीटर की होती है, जो किसमें आएगी, आहार नाल में आएगी, और क्या होती है, शीकम, ये भी, ठीक है। और फिर पाचन ग्रंथियाँ में क्या आएगा, ग्रहणी और इलियम। ग्रहणी कितने सेंटीमीटर की होती है, तो 25 सेंटीमीटर की होती है ग्रहणी, और इलियम जो होता है वो 30 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत को तो हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसको पाचन ग्रंथियाँ में 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, क्या है, कौन कौन सा, तो बृहद तंत्र और मलाशय, ठीक है, मलाशय, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे एक ये भी बात जान लीजिए, जो छोटी तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पे क्या होता है, जो छोटी और बड़ी आंत जब मिलते हैं तो क्या होता है ना, इनके मिलने के स्थान से एक मोटी नली विकसित हो जाती है, ठीक है। जब ये दोनों छोटी और बड़ी आंत जब मिलते हैं तो इनके स्थान पे क्या होता है, इनके स्थान पे एक छोटी और बड़ी नली विकसित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम कहते हैं, ठीक है। इसी के छोर पर कृमिकार उभार, यानी इसी के छोर पे क्या होता है, इसी के छोर पे कृमिकार उभार स्थित होता है, किसके छोर पे, तो सीकम, ठीक है। अब बात करते हैं पोषण के चरण जो होते हैं, कितने चरण होते हैं, ठीक है। पोषण के चरणों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो वो होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पाँच चरण होते हैं, ठीक है। भोजन का क्या होता है, भोजन का 5 चरण होते हैं, कौन कौन से, तो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, और शोषण होता है, और स्वांगीकरण और मल त्याग होता है। ये 5 चरण होते हैं पोषण के, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, तो आहार नाल के बारे में देखिए भाई, बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आहार नाल जो है वो क्या होता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। और जो क्या होता है ना, आहार नाल का जो अग्रभाग यानी आगे का जो भाग होता है, जो मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग यानी पिछले वाले भाग में जो स्थित गुदा होता है, उससे क्या होता है ना, उसके द्वारा बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। और मुख या मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। अब क्या होता है, मुख गुहा में क्या होते हैं, कई दांत और एक पेशी जीवा होती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होते हैं, कई सारे दांत होते हैं और एक पेशी जीवा होती है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसी तरह की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, गर्ददंती बोलते हैं, यानी गर्ददंती कहते हैं, ठीक है। कौन सी व्यवस्था को, तो ये होता है जो मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा में कई दांत और एक पेशी जीवा होते हैं, ठीक है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है, ठीक। इसी तरह की व्यवस्था जो सांचे में बना होता है, स्थित होता है, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, गर्ददंती कहते हैं, ठीक। अब क्या है, जो है मनुष्य जो होता है ना, क्या होता है, अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, ठीक है। कौन सा, अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत, इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो क्या होता है, वयस्कों में अस्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह की दांत यानी दंत व्यवस्था को द्विबार दंत कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, वयस्क मनुष्य में, ठीक है, वयस्क मनुष्य में क्या होते हैं, 32 यानी 32 अस्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार हैं, ठीक है। उन दांतों के 4 प्रकार हैं, कौन कौन से, तो कृतक, रदनक, ठीक है, रदनक, और अग्र चौवर्णक, और कौन सा है, और चौवर्णक, ठीक है। ऊपरी एवं निचली जो होते हैं, जो निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं, पहले उस क्रम को देख लीजिए, तो उसको बोलते हैं ICPMM के क्रम में क्या होता है ना, इनको एक क्रम में दंत सूत्र के अनुसार होती हैं। जो मनुष्य के लिए क्या होता है, ये नंबर देख लीजिए, क्या है कि 2 1 2 3 2 1 2 3 है, ठीक है। इनमेल से बनी दांतों की चबाने वाले कठोर सतह भोजन जो होता है, कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है, ठीक है। जो इनमेल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर जो सतह होती है ना, वही क्या करती है, तो भोजन को चबाने में मदद करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा ना, हम पाचन ग्रंथियाँ और क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथियों के बारे में और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए अब हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब रोकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड एंजॉय योर